सबसे पहले हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास के चैप्टर में दो चीज हैं, उदय और विकास। उदय का मतलब क्या होता है? उदय का मतलब होता है विकसित होना, है ना? जैसे कहते हैं ना सूर्य उदय हो रहा है, यानी सूर्य निकल रहा है ना? तो उसको हम सूर्योदय कहते हैं। तो उदय का होना मतलब विकसित होना, है ना? आगे की तरफ बढ़ना। यूरोप एक का है महादेश है। यूरोप क्या है? हाँ, इसमें राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ, यानी कि शुरुआत हुआ, और उसका विकास कैसे कैसे हुआ। जिससे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो विकास करता है, मतलब बढ़ता है। तो उदय होना यहाँ पे जन्म लेने के बराबर शब्द है, ठीक है? और उसके बाद उसका विकास होना, जैसे बच्चा का विकास होता है, छोटा बच्चा गोदी में रहता है, धीरे 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 आप लोग जैसा हो जाता है ना? और इसी में एक शब्द आता है राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद का संबंध राष्ट्र से है। राष्ट्र का मतलब हमारा देश, राष्ट्र का मतलब हाँ क्या? हाँ, तो राष्ट्रवाद, राष्ट्र का मतलब हमारा देश, है ना? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि देश के प्रति आपका जो समर्पण है, भाव है ना? है ना? वो राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना? तो राष्ट्रवाद में सबसे पहले है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है, ठीक है? तो कह रहा है कि राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास होना। राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ होता है कि आपको अपने राष्ट्र यानी कि अपने देश के प्रति क्या अच्छी सोच हो, उससे लगाव हो, प्रेम हो, है ना जी? ये भावना आप में हो तो इसको कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना, है ना? आज राष्ट्र पे कोई, आज भारत पे कोई विपदा आ जाए तो बोलिए, अगर आपको जान देना पड़े तो क्या आप पीछे हटेंगे? नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे? सारे लोग तो इस भारत में जिएंगे, आप ही क्यों प्राण देंगे? क्यों प्राण देंगे आप? एक की जान जाने से उतने जान बचेगा। वेरी गुड। अर्थात हमारे एक बलिदान से हमारे पूरे राष्ट्रवासी, हमारे पूरे देश के लोग अगर सुरक्षित हो जाए तो हम आराम से खुशी खुशी अपनी जान देंगे, अपना बलिदान देंगे देश के प्रति, भारत माता के प्रति, है ना? वैसे ही यूरोप वाले के अंदर राष्ट्र भावना उत्पन्न हुआ, राष्ट्रवाद विकास किया, उदय हुआ और विकास किया। उसी के बारे में पढ़ना है। मैंने दुनिया में एक यूरोप जो है वहाँ की राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुई, कैसे उदय हुआ, उसके बारे में। तो राष्ट्रवाद का अवधारणा है कि राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए? आपकी सोच अच्छी हो, भावना विकसित हो, है ना? कराए कि भाषाई, नस्ली और आवासीय आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र का निर्माण माने जो है यूरोप में राष्ट्र का निर्माण भाषा के आधार पे, नस्ल के आधार पे, आवास के आधार पे निर्माण होता है। राष्ट्र की, धर्म की राष्ट्र का आधार होता है ना? पहले जो हम लोग के भारत में भी धर्म ही राष्ट्र का आधार था। आज भी बहुत सारे सरफिरेशन के लोग कह रहे हैं हिंदूवाद, है ना? तो हिंदूवाद क्यों? इसका मतलब क्या है कि भारत जैसे राष्ट्र आज धर्म के आधार पर होगा, धर्म के आधार पर इसकी बुनियाद रखी जाएगी, है ना? जबकि अनेकता में एकता के बुनियाद पर हमारा राष्ट्र है ना? सर्वधर्म संपन्न राष्ट्र है जिसमें सभी धर्म निवास करते हैं, है ना जी? तो उस समय हमारा भारत भी वही स्थिति में था जो यूरोप जिस स्थिति में था। फ्रांसीसी दार्शनिक अस्टर्न रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दिया। रेनन ने क्या दिया 19वीं शताब्दी में? कि राष्ट्रवाद की कल्पना फ्रांसीसी कलाकार सारियू ने भी की। उन्होंने एक कल्पना
की रचना अपने चित्रों द्वारा की और इस चित्रों में विभिन्न राष्ट्रों की पहचान कपड़ों और प्रतीक चिन्हों द्वारा की गई। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली तत्व के रूप में विकसित हुआ। किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। इससे बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रशस्त हुआ मतलब जारी हो गया, है ना? तो जब तक राष्ट्रवाद नहीं था तब तक राज्यवाद था, राजतंत्र था, है ना? हमारे भी देश में पहले राजतंत्र था, राजा महाराजा हुआ करते थे। बहुत सारी राजा महाराजाओं की कहानी किस्से आप लोगों ने सुना होगा, है ना? बाद में जब अंग्रेज के जाने के बाद ना हमारा देश क्या हो गया? राष्ट्रवाद हो गया, है ना? हमारे देश की अपनी संविधान बन गई, है ना? उसके पहले हमारे भी देश में अंग्रेज से पहले राजतंत्र ही था, राजाओं का शासन था, है ना जी? तो उसको साम्राज्यवाद कहते थे। क्या कहते थे? हाँ, सामंतवाद। यानी सामंत लोग, राजा महाराजा लोग, जमींदार लोग शासन करता था। मतलब किसी एक का वंशज हमारे सभी पर राज किया करते थे। किसी एक व्यक्ति के वंशज, यानी जो राजा बना उसका बेटा भी राजा बनेगा, उसका पोता भी राजा बनेगा, है ना? तो वो राष्ट्रवाद, वंशवाद स्थिति हमारे भारत में भी थी, जो यूरोप में था। ठीक, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को फ्रांस की 1789 की क्रांति एवं नेपोलियन की विजयों ने बढ़ावा दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों में राजनीति को निकालकर सर्वसाधारण एवं मध्य वर्ग तक पहुंचाया। कह रहा है कि 1789 के क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ उसमें राजा के जो राजा लोग थे उनके हाथ से सत्ता को निकाल के और आम लोगों के हाथों में दे दिया। नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। नेपोलियन का किया कि यह आम जनता का राज करा दिया, आम जनता का शासन दे दिया, कुलीनों के हाथ में दे दिया, है ना? और वहां से फिर क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना खूब विकसित हुई। इटली और जर्मनी को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति से बाहर लाकर उसने इतने एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। साथ ही नेपोलियन के युद्धों और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी अधिपत्य के विरुद्ध देशभक्तिपूर्ण आक्रोश पनपा, जिससे कि राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, जहां जहां नेपोलियन युद्ध किया और विजय प्राप्त किया, वहां वहां राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई, है ना? और देशभक्ति लोगों में पूर्ण रूप से विकसित हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट, फ्रांस में राष्ट्रवाद। कहाँ राष्ट्रवाद? फ्रांस में। कहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति सबसे पहले फ्रांस में ही, यूरोप के अंदर आता है फ्रांस, है ना? तो फ्रांस में ही सबसे पहले विकसित हुई। क्रांति के पहले यहाँ बुर्बू राजवंश का निरंकुश शासन था। फ्रांस में क्रांति से पहले किसका शासन था? बुर्बू राजवंश, ठीक है, जिसका निरंकुश शासन था। और क्रांति के समय वहां का राजा लुई 16वां था। वहां का राजा कौन था? लुई 16वां। कौन था? हाँ, क्रांति द्वारा तानाशाही को समाप्त कर जनता ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। जब वहाँ क्रांति हुई तो लुई 16वां के सत्ता छिन गया। लुई 16वां को वहाँ से सत्ता से हटा दिया गया और वो सत्ता किसके हाथ में चला गया? जनता के हाथ में, आम जनता के हाथ में चला गया, पब्लिक के हाथ में, है ना? अब
प्रभु सत्ता राजा के हाथों में न रही बल्कि जनता के हाथों में चली गई और जनता ही इस राष्ट्र की नियति निर्धारित करने वाले बन गए और जनता ही फैसला लेने वाले बन गए। क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। सब लोग राष्ट्रीय भावना जागृत किया। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों ने एक सामूहिक भावना और पहचान बनाने का प्रयास किया। नए संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की स्थापना पर बल दिया गया। राजवंशी झंडा के स्थान पर राष्ट्रध्वज के रूप में एक नया फ्रांसीसी झंडा अपना लिया गया, है ना, जो तिरंगा था। अच्छा, भारत में तिरंगा है ना, लेकिन 16वीं शताब्दी में जब फ्रांस आजाद हुआ लुई 16वां से, तो लुई 16वां का जो राजकीय झंडा था, यानी उसका वंशज जिस झंडा को लेकर के अपना राज्य किया करता था, उस झंडा को हटा दिया गया और फ्रांसीसी एक नया झंडा अपनाया जो तिरंगा था। 3 रंग का, कितने रंग का? 3 रंग का तिरंगा झंडा फ्रांसीसियों ने, ठीक है। अब पुरानी संस्था है ना, स्टेटस जनरल के स्थान पर जनरल असेंबली का गठन किया गया। राजा जो एक संस्था बनाया था स्टेटस जनरल, उसके स्थान पर जनता ने क्या बनाया? नेशनल असेंबली बनाया, है ना। इसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था सक्रिय नागरिकों द्वारा की गई। अब इस जनरल असेंबली के कौन कौन मेंबर होंगे, कौन कौन सदस्य होंगे? तो हुआ कि इसका चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद जो चुन करके आएंगे वही नेशनल असेंबली अर्थात राष्ट्रीय सभा के सदस्य बनेंगे, है ना। देखिए, नेशनल असेंबली अथवा राष्ट्रीय सभा ने राजशाही का समर्थन करने वाले सामंत व्यवस्था को समाप्त कर दिया और मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। इसमें 2 बातों पर विशेष बल दिया गया। नागरिक जो नेशनल असेंबली बनाया उसमें 2 बातों पर विशेष जोर दिया गया। किस किस बातों पर जोर दिया गया? पहला तो संप्रभुता, राज्य यानी कि राष्ट्र, संप्रभुता राष्ट्र में निहित है, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में नहीं। पहला नियम बनाया गया कि राज्य का जो भी शक्ति है वो संप्रभुता रहेगा, अर्थात तो सब में रहेगा, किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति के समूह में नहीं। किसी एक पार्टी में राष्ट्र की शक्ति नहीं रहेगी, सबों में रहेगी, पूरे जनता में राष्ट्र की शक्ति है। संप्रभुता, है ना। सामान्य मालिक सब रहेंगे, सब अपना आप के मालिक रहेंगे। कोई अपने घर का मालिक है तो कोई अपने मन का मालिक है ना, और सब मालिक है, पूरे देश का सब मालिक है। जितना देश में रहने के लिए एक भिखारी को अधिकार है, उतना ही अधिकार इस देश में जीने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी है ना। व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में नहीं। दूसरा उन्होंने नियम क्या बनाया कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा, नागरिकों की स्वतंत्रता यानी कि आजादी की रक्षा करना तथा उसे समान अधिकार देना राज्य का कर्तव्य होगा। नेशनल असेंबली का दूसरा नियम था कि जितना भी जनता है उसको आजाद जीने दो, है ना। हाँ, एकदम आजादी से, किसी पर कोई पाबंदी नहीं। जैसे भी हम लोग जी रहे हैं ना भारत में, क्या, तो उसी तरह से वहाँ पे भी ये बात बताई गई, वहाँ ये नियम लगा कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए तथा उन सभी को समान अधिकार होना चाहिए। यानी जितना अधिकार एक राष्ट्रपति को हो उतना अधिकार एक आम नागरिक को, एक किसान के बेटा को भी हो, ठीक है ना। नेशनल असेंबली ने राजा के अधिकारों को सीमित कर संवैधानिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की।
राजा के अधिकार को क्या कर दिया, एकदम छोटा, खाली तुम बैठल रहो, सारा कौन करेगा, नेशनल असेंबली, सारा फैसला। लेकिन कन्वेंशन ने राजतंत्र को समाप्त कर राजा रानी को मौत की सजा दी, है ना, क्या हो गया, मौत की सजा, राजा रानी को मौत की, यानी कि लुई सुलहवा नहीं, 21 जनवरी 1793 को लुई सोलहवें को गिलोटिन पर चढ़ाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। गिलोटिन समझते हैं आप लोग, नहीं समझते हैं? गिलोटिन एक लकड़ी का बना हुआ संरचना होता है, ऐसी संरचना जो दो भाग में होता है, नीचे और ऊपर, है ना। उसमें इंसान को इस तरह से अगर गर्दन को डाल दिया जाए, है ना, तो पूरा ही लकड़ी रहेगा, खाली गर्दन भर जगह रहता है। जब नीचे से ऊपर वाला जब गिरेगा ना, तो पूरा गर्दन भर जगह रहेगा, बाकी देह हेने गर्दन हेने बहरी। मारेगा तलवार गिलोटिन के बगल में, गर्दन हेने अधर, अब एक मारेगा तो छटपटाएगा, तो गिलोटिन में फंसा दिया उनका, अकर बकर नहीं चलेगा, अकर बकर तो चल ही नहीं, अब हाथ पर मारा तो हाथ पर रहने चाहिए, गर्दन होने ना। तो उस लकड़ी का बना हुआ संरचना है जिसको गिलोटिन बोला जाता था, है ना। तो गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया सार्वजनिक रूप से, एकदम खुला मैदान में, एकदम पूरा जनता देख रहा है, और वहां सार्वजनिक रूप से राजा को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। कुछ समय बाद रानी को भी फांसी दे दी गई। अब देखा गया कि राजा को फांसी दे दिया गया, तो रानी अब दिमाग लगाने लगी कि कैसे इनका लोगों के हम तूड़ी कि फिर हमारा सत्ता आ जाओ। तो फिर ये लोग सोचा कि वो ईरानी भी रहेगी तो बड़ा खतरा का चीज है, इसको भी हटाओ, है ना, नहीं तो एक तो ढेर अभी चमचा बेलचा होगा, धीरे धीरे क्या करेगा कि सबको फोड़ना शुरू कर देगी, है ना, और दिमाग लगाने लगेगी कैसे फिर हम सत्ता पर बैठ जाए, हैं? तो सोचा सब कि जल्दी जल्दी एकरो के फांसी पर लटकाओ, एकरो के गिलोटिन पर चढ़ाओ। तो कुछ दिन बाद बेचारी रानी को भी सार्वजनिक फांसी दे दी गई। क्लियर हो गया इतना? समझ में आई बात? हाँ, फ्रांस में राष्ट्रवाद समझ में आई, राष्ट्रवाद। अब एक बार फिर से इसको शॉर्ट में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद को सबसे पहले फ्रांस की क्रांति के बाद विकसित हुई। फ्रांस की क्रांति के पहले राजतंत्र था, फ्रांस की क्रांति के पहले फ्रांस में राजतंत्र था, राजाओं की सत्ता चलती थी। जब वहाँ क्रांति हुआ तो उस समय बुर्बो राजवंश का शासन चलता था। किस राजवंश का? हाँ, बुर्बो राजवंश का राजा उस समय कौन था? लुई सोलहवां था। कौन था? लुई सोलहवां था, ठीक है। वहाँ का हुई कि जनता जो क्रांति करने के बाद लुई सोलहवां के हाथ से सत्ता छीन लिया गया, है ना, और आम जनता के हाथ में सत्ता चला गया, है ना। आम जनता ने क्या किया कि लुई सोलहवां के जो झंडा था, खानदानी झंडा, उसको हटा दिया और उसके जगह पे कौन सा झंडा बना दिया? तिरंगे का 3 रंग का झंडा बना दिया। क्लियर? इतना तक क्लियर? तो यहाँ पे तिरंगा बना दिया। तिरंगा बनाने के बाद राजा का जो स्टेटस जनरल का जो संगठन था, जिससे फैसला न्याय वगैरह करता था, उसके जगह पे नेशनल असेंबली बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नेशनल असेंबली बना दिया गया। इतना क्लियर है? नेशनल असेंबली ने 2 नियम बनाए मुख्य रूप से। कौन कौन से नियम? 2 नियम। पहला, संप्रभुता राष्ट्र, हाँ, यानी ऐसा राष्ट्र जिसमें सब मालिक हो, ऐसा राष्ट्र जिसमें सब मालिक हो। क्लियर है? उसके बाद दूसरा क्या बनाया कि प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा हो और सबका समान अधिकार हो। क्लियर हो गया? उसके बाद संवैधानिक गणराज्य की व्यवस्था किया, जिसमें लिखित एक संविधान रहेगा और संविधान के नियम के अनुसार देश चलेगा। राजा के हाथ में पावर नहीं रहेगा।
क्लियर। उसके बाद क्या किया गया कि 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को गिलोटिन पर सार्वजनिक चढ़ा दिया गया। उसके बाद कुछ समय बाद रानी भी फरफरा रही थी तो उनको भी फांसी पर लटका दिया गया। क्लियर है यहाँ पर, इतना तो स्पष्ट है। आंतरिक, अब देखिए इसमें क्या है, क्रांति के दौरान फ्रांस प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर एक समान कानून लाया गया और आंतरिक आय है ना निकाय शुल्क समाप्त कर दिया गया तथा नाप तोल की एक नई पद्धति अपनाई गई। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। मतलब फ्रांस में जगह जगह पर क्षेत्रीय भाषा चलता था। जैसे हम लोग के अभी बिहार में बिहारी, असम में असामी, झारखंड में कुछ अलग झारखंडी या जो भी भाषा हो, बंगाल में बंगाली, है ना, इस तरह की अलग अलग भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषा है। अब चलिए यहाँ क्षेत्रीय भाषा में यहाँ भी देख लो कि छपरा में एगो अलगे भाषा है, भोजपुरी जो छपरा में बोली जाती है। अब आप गंडक पार कर दो तो की करे है ना खलौ की कहते गलाई, है ना। पटना में छीछा, खलछी ना गलथी ना अलथी ना, है ना, तो भोजपुरी ही बोल रहे हैं। मगध में उधर चल जाइए दरभंगा वगैरह, है ना, उधर भी अलग भाषा है, माने भोजपुरी ही है लेकिन कुछ अलग टाइप का है ना। तो इसमें भी भाषा में परिवर्तन हो गया। तो वहाँ पे ठीक वहाँ पे भी हर जगह जो है फ्रांस में जगह जगह पर क्षेत्रीय भाषा का बोलबाला था, है ना। तो उस सभी क्षेत्रीय भाषा के बोलबाला को कहा कि ये तुम लोग बोलो, लेकिन ये इससे कोई नियम कानून नहीं चलेगा। इस सारे क्षेत्रीय भाषा की जगह पर ये क्या किया, फ्रेंच भाषा को लगा दिया। जैसे कि पूरे भारत में हिंदी क्या है, हमारे देश का राष्ट्र भाषा है ना, उसी तरह से वहाँ पे फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। क्लियर है। और वहाँ पे जैसे सामान किसी दूसरे जगह से लेकर आए तो भी टैक्स लगेगा, लेके गए तब टैक्स लगेगा। आप सामान बाजार में बेचने गए तब टैक्स लगेगा, सामान बाजार से लेके आए तब टैक्स लगेगा। इस तरह के राजा ने नियम बना के रखा था। तो वहाँ के बाद में जो संविधान बना वहाँ पे ये नियम खत्म कर दिया गया कि आंतरिक आय और व्यय जो होगा, आय और निर्वात जो होगा, उस पर जो शुल्क होगा वो हट जाएगा, नहीं लगेगा। अब सामान का बेचने गए उस पर नहीं लगेगा आपको टैक्स, का खरीद के घर ला रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बंद कर दिया, है ना जी। नाप तोल की पद्धति में सुधार कर दिया, है ना। नहीं तो होलसेल वाला का होता बड़ा नाप रहेगा, खुदरा बेचने वाला का खुदरा बेचने वाला, है ना। तो उसको बंद कर दिया, कहा कि जितना में तुम खरीद रहे हो जितना नाप में उतना नाप में तुमको जनता को देना है। तो नाप तोल में सुधार कर दिया, लोग को और आसान हो गया, है कि नहीं। इस तरह से ये फ्रांस की क्रांति चैप्टर आप लोग पढ़ें। फ्रांसीसी क्रांतिकारी फ्रांस में हुए इस परिवर्तन से संतुष्ट नहीं थे। वे फ्रांसीसी के संदेश का प्रसार कर यूरोपीय राष्ट्रों में भी ये क्रांति की घोषणा कर दी। और फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाव एवं लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। ये यूरोप का कहानी रहा। तो यूरोप वाले जो चाहते थे कि ये पूरे